दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दो सखियां का भाग 2। मसूरी 5/8/25। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी है, किस क्रम में शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूं। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी। मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना जाऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुधि नहीं रही। वे प्रेम के अंतःस्थल से निकले हुए उष्ण, आवेशमय और कंपित शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी। मैं रोने लगी। मैं कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित्य नए आभूषणों से सजी रहती, और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो हूँ ही। सोचा, जब यह उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इसके लिए अपना सिर खपाऊँ। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने का आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी, अब आप मत आया कीजिए। मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिनी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ पड़ी थी, पर कमरे में आई और विनोद के सतृष्ण नेत्र देखे। प्रबल उत्कंठा से कांपते हुए होंठ, बहन उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी ना दिया। मेरे सामने घुटने केवल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम। यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा। सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छाँट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले से हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय खूब रोई। उसे साथ ले जाना चाहती थी, पर ना जाने क्यों वह राजी न हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघ मालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुखी से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन की शायद कल्पना भी ना कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। डांडी तैयार है। 9 बजते बजते शहर पर निकल गए। किसी जलप्रपात के किनारे जा बैठे। वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे। भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है। खुद बहुत अच्छा गाते हैं और जब मैं गाने लगती हूँ तो झूमने लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद
थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। ना सास के ताने, ना नंदों की कानाफूसी और ना जेठानियों के ताने। इस पर भी कभी कभी मुझे संदेह सा होता है, शंका सी होती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे यह लो 5 बज गए, विनोद तैयार हैं। आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूल ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, ससुराल गई या भी मायके में ही। ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी तो खूब नुमाइश हुई होगी। घर कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर खूब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी, है ना। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा। दोस्तों, पद्मा ने तो अपनी कहानी सुना दी। आइए सुनते हैं चंदा का पद। चंदा लिखती है, 1/9/25। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे ना आने ही से समझ गई थी कि विनोद बाबू ने तुम्हें हर लिए हैं, मगर यह ना समझी थी कि तुम मसूरी पहुंच गई। अब उस आमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया है, खूब दिल खोल कर दिया होगा। मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वह दर्शन की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात आई, सारा जमाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूं। छत पर गई, पर वहाँ से भी कुछ ना दिखाई दिया। हाँ, इस अपराध के लिए अम्मा जी की घुड़कियाँ जरूर सुनी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे चढ़ा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते हैं, मगर किस किस का मुंह पकड़े। द्वार 4 तो यूं गुजरा और भावों की तैयारी होने लग गई। जनवासे से गहनों और कपड़ों का थाल आया। बहन, सारा घर, स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ नहीं देखा हो। कोई कहता है कंठा तो लाए नहीं, कोई हाड़ के नाम का रोता है। अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई। वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता तो मैं तन्मय होकर सुनने अवश्य लगती थी। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी हैं, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख हैं। इन सूचनाओं से दर्शनोत्कंठा और भी प्रबल हो गई। भावरों का मुहूर्त जो जो समीप आता, मेरा चित्त व्यग्र हो जाता। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न देखी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है, तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी, लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व हैं। आधी रात के बाद भांवरे हुई। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे। दीपक चल रहा था, कुलदेवता की मूर्ति रखी हुई थी, वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो यह कोरी रस्म की पाबंदी न थी। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तजोमय देख रही थी। आखिर भावरे भी समाप्त हो गई, पर पतिदेव के दर्शन न हुए। अब अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे, उस समय देखूंगी। तब उनके सिर पर मोहर न होगा, सखियों के साथ जा बैठूंगी। पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुचक्र रच रहा है। प्रातःकाल देखती हूँ
तो जनवासे के खेमे उखड़ रहे हैं। बात कुछ न थी, बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वह काफ़ी न था, शायद घी खराब था। मेरे पिताजी को तो तुम जानती हो, किसी से कभी दब के नहीं रहे, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले जाते हैं तो जाने दो, मनाने की ज़रूरत नहीं। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का अर्थ यह थोड़ी है कि धमकी और रोब से काम लिया जाए, मानो किसी अफसर का पड़ाव हो। अगर वह अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन न कर सकी। सारे शहर में हलचल मच गई। विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा किए जा रहा है। उज्जड़ है, लोभी है, बदमाश है, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। लेकिन पति के विरुद्ध मैं भी एक शब्द नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं, कानून पढ़ता है, मूछ दाढ़ी आ गई है, उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि नहीं। मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी, कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं सहमत नहीं। मैं तुम्ही से पूछती हूँ बहन, जैसी समस्या उठ खड़ी हुई थी उसमें उनका क्या धर्म था। अगर वह अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना ना मानते तो उनका अपमान ना होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित लगा। मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वो आएंगे ज़रूर। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। डाकिया चिट्ठियाँ लाता है जो दिल में धड़कन सी होती है। शायद उनका पत्र हो। जी में बार बार आता है क्यों ना मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पढ़कर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी ना लिख सकूँगी। मान नहीं है, केवल संकोच है। पर हाँ, अगर 10-5 दिन उनका पत्र ना आया या वह खुद ना आए तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए, क्या मेरी इतनी खातिर भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह ना लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना, ऐसी भद्दी गलती की। तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।